Bismillahirrahmanirrahim, dear student. As you know that as per government directives, due to second wave of corona pandemic, the King School decided to restart your online classes. And we will remain to connected with the student through WhatsApp group. This is the challenge of 21st century. We hope that your learning will not be stopped, will never be stopped. So ensure your attendance and focus your studies. Stay home, stay safe. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 आज हम जो अपने ऑनलाइन जो सेशन शुरू हुआ है सेकंड, उसमें हम एक अपना न्यू चैप्टर द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि दुनिया में क्या ऐसी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक कंटिन्यू पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है। प्रीवियसली हमने यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें उसका रोल ये बताया गया था कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट नेशंस के दरमियान और डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, उसको किस तरह जो है रिजॉल्व किया जाएगा। अब हम इस चैप्टर में उन तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो बहुत बड़े ह्यूमन डिजास्टर का बाइस बने और बन रहे हैं, हम इन जो कॉन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो एक दुनिया का हमारे जो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज ये पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट मतलब फलस्तीन और इसराइल। ये अब हम एक ही मुल्क लगता है, पहले फलस्तीन एक इंडिपेंडेंट एक मुल्क हुआ करता था और इसराइल जैसे मुल्क का कोई वजूद नहीं था। बट ग्रेजुअली अब इसराइल एक कंट्री है और फलस्तीन जो है अपनी सर्वाइवल की जंग जो है वो लड़ रहा है कंटिन्यू। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये शहर यानी जेरूशलम जिसको मैंने पहले बताया, तमाम जो मेन 3 रिलीजन है इस वक्त दुनिया में उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस्लाम या मुस्लिम्स के हवाले से देखा जाए तो जेरूशलम में बैतुल मुक़द्दस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी ऑफ हेवन यानी वाक़े मिराज जो है उसका एक स्टे हुआ था और यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की फजर की नमाज पढ़ाई थी, उसकी इमामत की थी और फिर यहाँ से वो बुर्राक पे बैठकर अल्लाह ताला से मुलाकात और जन्नत और दोज़ख की सैर और अल्लाह ताला से मुलाकात के यहाँ पे सफर शुरू किया था। और वो सफर बुर्राक पे बैठे थे और एक माउंटेन या रॉक था जिस पे चढ़ के वो बुर्राक पे बैठे थे और तो वो टेम्पल वो जो डोम ऑफ रॉक है वो वहाँ पे है और इस पूरी मस्जिद के लिए मस्जिद मुसलमानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ वाक़े महराज। इसके अलावा हम अगर क्रिश्चियनिटी को देखें तो क्रिश्चियंस के लिए भी ये शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए और यहीं पे वो क्रूसेड जो क्राइस्ट जो है यानी ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़ाया गया जिसका और ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए और इसी शहर में यहीं पे क्रूसिफाइड किए गए यानी सलीब पे चढ़ा के उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। जबकि अगर हम तीसरा बड़ा जो इस्लामी जो इल्हामी मजहब है यानी यहूदियत या जूडिज्म, उनके लिए शहर क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी बनी इसराइल को जब इजिप्ट से माइग्रेट करके फलस्तीन में उन्होंने स्टे किया और इसी को अपना शहर बनाया और यहीं पे वो रहे क्योंकि उस वक्त ये बड़ा ही एक होली सिटी था, इसलिए तमाम जो इसराइली या बनी इसराइल है वो यहीं पे आके रुके और यहाँ पे जो इसराइलियों के या यहूदियों के एक बहुत ही
जलीलुल कदर जो नबी हैं यानी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक मस्जिद बनाई, इबादतगाह बनाई, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो तख्तियां जो अल्लाह ताला ने कोई तूर पे तौरात के लिए दी थी, वो तख्तियां इसी जो मस्जिद में थी। लेकिन ग्रेजुअली तकरीबन 2000 साल पहले तक जो है वो पूरा रोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में था, लेकिन इस पे मुसलसल जो है वो हमले होते रहे। इस पे रोमन्स ने भी हमला किया, इस शहर को डिस्ट्रॉय किया, फिर इराक का जो बख्त नसर था उसने डिस्ट्रॉय किया, और ग्रेजुअली और इसके नतीजे में जो यहूदी थे वो स्कैटर्ड होते चले गए, मेडिटेरेनियन के कंट्रीज में चले गए, और बाहर जो है वो ये पूरा इलाका छोड़ के चले गए। इससे कंटिन्यू जो अटैक्स होते रहे इस शहर पे, उसका नतीजा ये निकला कि वो जो एक तो पूरी जो मस्जिद अक्सा जो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी वो डिस्ट्रॉय हुई, और उसकी सिर्फ एक दीवार अभी बाकी है। और इस मुसलसल हमलों के नतीजे में वो जो तख्तियां, वो ताबूत, वो तख्तियां जो थी जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात थी, वो भी कहीं गायब हो गई, और उसका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। तो यहूदियों के लिए ये शहर इसलिए इम्पोर्टेंट है, उनका ये अज़म है कि इस मस्जिद अक्सा जो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद जो इन मुसलसल हमलों में खत्म हो गई, तबाह हो गई, उसको दोबारा से हम वो बनाएंगे, रीबिल्ड करेंगे, और वो जो तख्तियां हैं हजरत सलमान मूसा अलैहिस्सलाम की, उसको दोबारा से ढूंढ के इसमें रखा जाएगा। तो वो उनके लिए ये शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा तीनों मजहब जो इल्हामी मजहब है उनके लिए ये तमाम शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 17th century मुस्लिम आर्मीज इन्वेडेड दिस सिटी, और उस वक्त कंप्लीटली जो है मुस्लिम ये शहर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 12th century तक अंडर मुस्लिम कंट्रोल रहा, और सिर्फ 12 और 13 सेंचुरी के जो ये क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के अंडर कंट्रोल में रहा। क्रूसेडर्स मीन एक होली वॉर थी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के दरमियान इस शहर पे कब्जे के लिए। तो क्रूसेडर्स मीन जो होली वॉर के फाइटर्स थे उनको क्रूसेडर्स कहा जाता था। लिहाजा जस्ट बिटवीन 12 to 13 सेंचुरी इन क्रूसेडर्स का यहाँ पे जो है वो कब्जा रहा। अदरवाइज टोटल जो है 17th सेंचुरी से कंटिन्यू जो है मुसलमानों का इस शहर पे जो है कंट्रोल रहा। इसके बाद मंगोल्स ने भी यहाँ अटैक किया अंडर द तैमूर। वो मुस्लिम्स थे, मंगोल्स ने जो यहाँ पे इन्वेजन की अंडर तैमूर कंट्रोल। तो तैमूर जो था यहाँ तक अपनी मुस्लिम आर्मी को लेके आया था और फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस तक उसने जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन तकरीबन 1516 में यहाँ पे तुर्क जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया और मंगोल के बाद फाइनली जो है यहाँ तुर्क्स ने कंट्रोल हासिल कर दिया 1516 में। और तुर्क का ये यानी ऑटोमन एम्पायर का ये कंट्रोल 1917 तक जो है वो इंटैक्ट रहा। और तुर्क का एक बहुत बड़ा यानी ऑलमोस्ट मोर देन 300 ईयर्स यहाँ पे उनका तुर्क का जो है वो ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल रहा। फलस्तीनियन जो है वो तकरीबन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में रहे और बहुत ही यहाँ कोई उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं रहा अंटिल एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। यहाँ ब्रिटिश 1917 to 1918 ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आ गया और यहीं से फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट और की प्रॉब्लम और फलस्तीनियों के लिए एक ना खत्म होने वाली मुश्किलात का दौर शुरू हुआ 1917-18 के दरमियान। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे 3 ऐसे बड़े पॉइंट है, ऐसे इवेंट है जिसको डिस्कस किए बगैर ये जो फलस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम है इसको हम सही तौर पे नहीं समझ सकते। वो 3 इवेंट क्या थे?
The British government in the McMahon letter in 1915 promised an independent Arab state in return of Arab help in the World War. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था अरब्स के साथ कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो हम फलस्तीन का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन आपको अभी हमें वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है हम इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल लेंगे। अरब जो थे वो इस बात में उनकी बात मान ली और ब्रिटिश की ये चाल कामयाब रही। उन्होंने अरब्स को और तुर्क यानी ऑटोमन एम्पायर को आमने सामने खड़ा कर दिया और एक दूसरे की दुश्मन यानी उसकी साजिशें की और ऑटोमन एम्पायर और अरब्स को लड़ाने की पूरी कोशिश की। वर्ल्ड वॉर वन में अरब्स ने जो थी वो ब्रिटिश का साथ दिया और जो ऑटोमन एम्पायर थी उसके अगेंस्ट उन्होंने अरब्स को खड़ा कर दिया। Number 2, the Sykes-Picot Agreement in 1916 was signed in which France and British agreed to share the area between them when the World War ended. British of फ्रांस ने इस बात पे एग्री किया कि जब वर्ल्ड वॉर वन होगी तो हम इसको डिवाइड करके ब्रिटिश और फ्रांस में जो है वो डिवाइड कर देंगे फलस्तीन को। दोनों कंट्रीज का वहां इंटरफेरेंस था और ऑक्युपाई भी किया हुआ था दोनों कंट्रीज ने, तो लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया कि इन द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर दे डिवाइडेड द फलस्तीन बिटवीन दीज कंट्रीज। अच्छा, the Balfour Declaration in 1917 under pressure from the USA on Britain, the British Foreign Secretary Balfour promised the land should be a home for the Jews. 1917 में यूएसए का प्रेशर आया ब्रिटिश पे कि ये जो डिवाइड कर रहे थे कि फलस्तीन और इंग्लैंड, ये जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड कि वो डिवाइड कर देंगे फलस्तीन को डिफरेंट रकम और इस तरह से इसराइल जो है वो नहीं बन सकता था। बट जब यूएसए ने इंटरफेयर किया और इंग्लैंड पर प्रेशर डाला कि आपके हिस्से में जो फलस्तीन आएगा वो आप जूइश स्टेट इसको डिक्लेयर करें। यहां अगर ये दोनों फ्रांस और इंग्लैंड इसको जूइश स्टेट डिक्लेयर नहीं करते और वो डिवाइड कर लेते आखिर में, तो बहरहाल वो एक मुसलमानों ही की एक स्टेट जो है वो डिवाइड हो जाती। उस वक्त यहूदी बहुत ही 5 से 6% थे, बहुत ही कम थे और टोटल पॉपुलेशन पूरे इसराइल जो इस वक्त करंट टेरिटरी है इसको मुसलमानों का होल्ड था। मुसलमान एक मेजॉरिटी में थे, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में थे और जो यूएसए प्रेशर था इंग्लैंड पे कि आप इसको जो आपके हिस्से में जो एरिया आएगा वो आप जो इस स्टेट को डिक्लेयर करें, वो एक बहुत ही इलीगल और एक अजीब सी बात थी कि जहां यहूदियों की पॉपुलेशन ना होने के बराबर थी उसको एज ए जूइश स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब इस प्रेशर से क्या नतीजा निकला कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में जो एरिया था उसने ये अलाउ कर दिया कि 16,500 जूइश जो है एवरी ईयर यहाँ पर जो है वो माइग्रेट करके अपना माइग्रेट कर सकते हैं, जो कि एक इलीगल डिसीजन था। और ये ऑब्वियसली जो था यूएसए के प्रेशर में ये डिसीजन लिया था, लेकिन जब वो उसने 16,500 को अलाउ किया तो उसके साथ बहुत सारे दूसरे भी इलीगल जूइश जैसे वो आना शुरू हो गए और उन्होंने जमीनों को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया। जो फलस्तीनी मुसलमानों की लैंड थी उनको ऑक्युपाई किया, उनको खरीदना शुरू किया, क्योंकि इस पूरे जो इमिग्रेंट थे उसको यूएसए की जो जूइश कम्युनिटी थी उसको जो है वो सपोर्ट कर रही थी। तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ही भारी रकूम से वो मुस्लिम फलस्तीनियों की जो है वो लैंड को बाय करना शुरू कर दिया और ग्रेजुअली उनको वहां से हटाते चले गए जो मुसलमानों के जो मेजोरिटी पॉपुलेटेड एरिया थे, और अगर कोई नहीं मानता तो उस पर कब्जा कर लिया जाता या उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता कि वो इलाका छोड़ने में मजबूर हो जाते। अच्छा, 1939 में ब्रिटिश ने ये एग्रीमेंट फलस्तीनियों के साथ साइन किया
کہ وہ ایک جلد ہی ایک عرب فلسطین ریاست کو آزادی دے گا، اس نام سے انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے گا، لیکن اس کے اندر جوش ہوم لینڈ بھی ہوگی، جو کہ یہودیوں کی اپنی سیپریٹ ہوم لینڈ ہوگی جو فلسطین کے اندر ہوگی، اور وہ ان کو اپنی تمام جو وہ اس کی آٹونومی کے ساتھ وہ وہاں رہیں گے. بٹ مین ٹائم ہوا کیا کہ وہاں پہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے بروک آؤٹ ہو گئی، اور اس میں برٹش آرمی میں جوئش اور مسلم جو تھے وہ دونوں آ گئے. تو برٹش نے یہ کہا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اب ہم اس کو جو ہے نا آپ ہمارا پھر ساتھ دیں، اور ورلڈ وار 2 کے بعد ایک ہم انڈیپینڈنٹ فلسطین اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دیں گے. لیکن جو ہی جوئش کی اور جرمن کی بہت ہی ٹائڈ اپ شروع ہو گئے، اور جرمن سے یہودیوں کو بہت برے طریقے سے قتل عام شروع کیا ان دی گورنمنٹ آف ہٹلر. تو فلسطین میں یہودیوں نے جو ہے برٹش انسٹالیشن پہ ایک انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن تھی یہودیوں کی جوئش کی، اس کے تھرو جو برٹش انسٹالیشن تھی اس پہ اٹیک شروع کر دیے. اس ٹیررسٹ اٹیک کا مقصد یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ پہ ایک پریشر ڈالا جائے کہ وہ یہ جو ڈکلیریشن کرنے والا ہے انڈیپینڈنٹ فلسطین اسٹیٹ کا، اس کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ہینڈ اوور کر دیا جائے اس مینڈیٹ کو. اور وہ ان کا یہ پورا ایک کانفیڈنس تھا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے ان کے اگینسٹ میں کوئی ڈیسیژن لے گی نہیں، اور وہ یونائٹڈ نیشن کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے. پر یہاں پر ایک اور بات ہے کہ وہ جو انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن تھی وہ کیا تھی. ان دا اینڈ آف 19th سینچری ایک آسٹرین جوش تھا جو اس بات کی موومنٹ اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، اور یہ ایک انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن تھی جس کو زائنزم کہتے تھے، اور اس کے جو ممبر تھے وہ زائنسٹ کہلاتے تھے. اور اس آرگنائزیشن نے ان دی اینڈ آف 19th سینچری بہت ہی مومنٹم پکڑ لیا، اور یہ اپنا جو ایک مطالبہ تھا کہ آٹومن امپائر کے پاس لے کے گئے کہ ہمیں جو ہے وہ فلسطین میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ کی پرمیشن دی جائے، جو کہ ظاہر بات تھا آٹومن امپائر نے ریفیوز کر دیا. پھر وہ اپنا یہ ڈیمانڈ جو برٹش گورنمنٹ کے پاس لے کے گئے کہ ایسٹ افریقہ میں ہمیں اپنے جو ان کے انڈر کنٹرول کالونی تھی اس میں ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ کے لیے جگہ دے دی جائے، تاکہ ہم تمام جو جوئش پاپولیشن ہے وہاں مائگریٹ کر سکیں، اور ہمارے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یا ہوم لینڈ بھی بن جائے جوئش کے لیے. obviously یہ ڈیمانڈ بھی برٹش نے بھی ان کے ریفیوز کر دی، لیکن یہ ایک انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن تھی، اور گریجولی یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں کنورٹ ہو گئی. اور اس میں فلسطین میں جو مسلم جو ٹیررسٹ اٹیک شروع کیے، انہوں نے جو قتل عام کیا مسلمانوں کا، اس میں یہ زائنسٹ پارٹی جو آرگنائزیشن انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن تھی اس نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا.